आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रीता बर्ता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात पर कहा कि पहले तो यह कोई गुट नहीं है बल्कि टूटफुटिया झुंड है, और जिसमें उन्होंने कहा इसे टूटफुटिया झुंड बताया है और उन्होंने कई बातें इसको लेकर कही। देखिए, पहले तो ये कोई फैक्शन नहीं है, ये एक टूटफुटिया झुंड है जो कहां से कहां लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, यहां से आए हैं, वहां से आए हैं, पता नहीं कौन है ये। और इनका जो सेल्फ अपॉइंटेड लीडर है वो खुद ही पार्टी से एक्सपेल हो चुके हैं। तो ये जो मुलाकात हुई है उनके और फुल बेंच ऑफ चुनाव आयोग के साथ, ये गैर कानूनी मुलाकात है, क्योंकि चुनाव आयोग के खुद के जो नियम है, खुद के जो चुनाव आयोग के अपने नियम है कि जब चुनाव आयोग को कोई भी चिट्ठी पार्टी के तरफ से कोई भी चिट्ठी लिखते हैं तो ये एक अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं जो डेजिग्नेटेड सिग्नेटरी हैं पार्टी की तरफ से, यही चिट्ठी लिखते हैं चुनाव आयोग को और फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं ये अधिकृत प्रतिनिधि। ये चुनाव आयोग के खुद अपने बनाए हुए नियम है कि कोई भी पार्टी से जाकर के चुनाव आयोग के साथ मिलने की मांग नहीं कर सकता है कि मैं चली जाऊं, मैं फुल बेंच के साथ मुझे मुलाकात करना है या शोगतदा को फुल बेंच के साथ मुलाकात करना है। हम चिट्ठी नहीं दे सकते हैं, अधिकृत प्रतिनिधि चिट्ठी देते हैं, अधिकृत प्रतिनिधि के साथ फुल बेंच ऑफ चुनाव आयोग मिलते हैं। तो इस तरह से, और ये कौन है? ये अधिकृत प्रतिनिधि तो है नहीं, जैसे मैंने कहा ये टूटफुटिया झुंड है, ये अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारे प्रतिनिधि तो है ही नहीं। तो ये कहां से आ गए हैं और कहां से इन्होंने मुलाकात की, कहां से अपॉइंटमेंट मिला, कहां से ये आ गए हैं और मुलाकात कर रहे हैं इनके साथ। तो ये जो मुलाकात है चुनाव आयोग और इस टूटफुटिया झुंड के बीच में, ये गैर कानूनी है। भरत भूषण तिवारी मामले में आईपीएस राजेश कुमार शर्मा के तबादले पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सही तरीके से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही है। यही सच्चाई है। मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। किसी वरिष्ठ अधिकारी ने ही संदेश भेजा होगा और उसके बाद ही एनकाउंटर हुआ। तेजस्वी यादव ने ये कहा। मिलता है, सही से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पाती है, यही सच्चाई है। सत्ता में बैठे लोग, हम तो बता रहे भाई, बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत ही नहीं है। गृह मंत्री वही है, बड़े अधिकारी द्वारा उनको मैसेज भेजा गया तब एनकाउंटर हुआ है। मिलता है, सही से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पाती है, यही सच्चाई है। सत्ता में बैठे लोग, हम तो बता रहे भाई, बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत ही नहीं है। गृह मंत्री वही है, बड़े अधिकारी द्वारा उनको मैसेज भेजा गया तब एनकाउंटर हुआ है। मिलता है, सही से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पाती है, यही सच्चाई है। सत्ता में बैठे लोग, हम तो बता रहे भाई, बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत ही नहीं है। गृह मंत्री वही है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रीता बर्ता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी प्रतिनिधिमंडल की चुनाव आयोग से मुलाकात पर कहा कि ये टूटफुटिया झुंड है, उन्हें स्वीकृति नहीं है। हमारा सवाल है कि उन्हें चुनाव आयोग द्वारा अलग से मिलने क्यों दिया गया? उन्हें अनुमति नहीं मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि रीता बर्ता बनर्जी को पार्टी से निष्कासित किया गया था। उन्हें क्या अधिकार है या वे कैसे पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? ये टूटफुटिया झुंड है, इसको कोई स्वीकृति नहीं है। हमारा सवाल तो है उसको क्यों अलग से मिलने दिया गया? लेना नहीं चाहिए था, यही हमारा कहना है। इसके अलावा से जो डेलीगेशन वहाँ पर मिला है, इसमें से कई ऐसे नेता है जैसा बताया कि जो पार्टी से एक्सपेल किया गया। हाँ, दोनों रीतों को तो एक्सपेल किया गया। उसको क्या पोजीशन है, वो कैसे पार्टी के पक्ष में रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? इलेक्शन कमीशन तक कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिर क्यों मिले हैं उन लोगों से? अमित शाह का दबाव से मिला। अमित शाह ही तो चलाता है इलेक्शन कमीशन, तो उसी से मिला।
भारत पाकिस्तान संबंधों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह तनाव पिछले 30 से 40 साल का है। पिछले साल पहलगाम के बाद इसमें और बढ़ोतरी आई। अब यह एक चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री से गुजारिश की जा रही है कि किसी तरह दोनों देशों के रिश्तों को सुधारा जाए। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों आरएसएस के सबसे बड़े नेता ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस अगर ये कहे तो किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के नेता ये बात करते हैं तब बवाल होता है। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के बीच संबंध बेहतर हो। कोई नई बात नहीं है। ये तनाव तो पिछले 30-40 साल का है और पिछले साल तो पहलगाम के बाद इसमें और ज्यादा जो है ये बढ़ोतरी आई। अब एक चिट्ठी के जरिए वजीर आजम साहब से गुजारिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह दोनों मुल्कों के जो है रिश्ते उनको सुधारा जाए, उनको ठीक किया जाए। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों अगर मेरी जानकारी सही है तो आरएसएस के जो सबसे बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहिए। अब अगर आरएसएस ये कहे तो किसी को एतराज नहीं होता, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के लीडरान ये बात करते हैं तो बवाल मचता है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते थे, दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बेहतर हों, बस। राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत के लिए आस्था का विषय है। हम सभी के मन में भगवान राम के प्रति आस्था है। हम सभी राम भक्त हैं और राम की भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है। ये दिन प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। हमारी व्यवस्थाओं में यदि कोई कमियां रही होंगी तो उन्हें ठीक किया जाएगा। जो लोग दोषी होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत के लिए जितना आस्था का विषय है, उतना ही हम सबके मन में भगवान राम के प्रति आस्था है। और विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री हमारे, हम सभी राम भक्त हैं और राम की भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं आई है और भी दिन पर दिन प्रबल होती जा रही है। हमारी व्यवस्थाओं में अगर कोई कमियां रही होंगी उन्हें ठीक किया जाएगा। जो लोग दोषी रहे होंगे उनको दंडित किया जाएगा। और राम के प्रति हमारी भक्ति जैसी सनातन समय से चली आ रही वैसी आगे भी चलती रहे। आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 2 दशक से एनडीए की सरकार के बाद भी अच्छी शिक्षा के लिए आज भी प्रदेश से पलायन जारी है। अभी तो जहां तक सुनने में आया कि फिंगरप्रिंट वाला काम चल रहा है कि बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट लगेंगे, तो क्या मतलब कि ये सब इनके जो है ढकोसले थे क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के? चलिए मैं मान लेता हूं कि अगर 3 दिन से ज्यादा अगर शिक्षक नहीं आते हैं तो उनका वेतन कटना चाहिए। एक मतलब पैरेलल कि वो रेगुलर स्कूल में आए और बच्चों को पढ़ा सके। लेकिन एक ऐसा भी कानून तो लागू होना चाहिए ना कि 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सरकार है और यहाँ का शिक्षा सबसे पिछड़े पायदान पे है, सबसे ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। तो शिक्षा मित्र को भी हट जाना, शिक्षा मंत्री को भी हट जाना चाहिए। जिस शिक्षा मंत्री के ऊपर 420 के घोटाले हो, गबन का आरोप हो, उसको भी हट जाना चाहिए। कुछ ऐसी भी व्यवस्था लेकर आए, क्योंकि 2 दशकों से इनकी सरकार है और यहाँ का बच्चा पलायन करता है शिक्षा के लिए, यहाँ का बच्चा पलायन करता है चिकित्सा के लिए, यहाँ का बच्चा पलायन करता है 2 वक्त की रोजगार के लिए। सबसे ज्यादा हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करने वाला बच्चा, यानी हाई स्कूल जाते जाते अपनी पढ़ाई छोड़ने वाला बच्चा बिहारी है। तो शिक्षा मित्र को, शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग को इसकी सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसके मंत्रियों को और नेताओं को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसका भी प्रावधान होना चाहिए। तब जाके शायद बिहार के शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि थाना पुलिस बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस बार बीजेपी को चंदा, दान चढ़ावा और वोट नहीं मिलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान, आस्था, मर्यादा और श्रद्धा को डिगा दिया गया है। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे को लेकर जो चर्चाएं बनी है वह सच्चाई अभी और बाहर आएगी। भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है और पुलिस
केवल एक काम कर रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। इतना भ्रष्टाचार हर स्तर पे कभी उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखा होगा। तहसील हो, आपके थाने हो, या जितने भी विभाग चल रहे हैं, वहां बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे वसूली हो सकती है, वो लगातार भ्रष्टाचार इस सरकार में चल रहा है। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे, इनके विभाग का भी बहुत बड़ा बजट है। बजट का उपयोग, दुरुपयोग या बांट होता है, बंदर बांट, किस रूप में किस तरीके से होता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस परिवार को न्याय मिले, इसके साथ साथ कई और घटनाएं, कौशाम्बी का भी एक परिवार आया है, उसके साथ भी घटना घटी है, लेकिन न्याय कहीं नहीं मिल रहा। थाना पुलिस पूरा बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। जो खबरें आ रही हैं, जो घटनाएं हैं, या जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, मुझे खुशी है इस बात की कि प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जी जो अपनी बात कह रहे थे, ये तो एक जगह, एक मंदिर, एक स्थान, और इनकी बड़ी जमीन जो उस मंदिर के और उस स्थान से लगी हुई थी, उसके बारे में कह रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इधर कई पत्रकार साथी भी बड़ी स्टोरियां कर रहे हैं, कितने करोड़ से खरीदा गया, कितने में बेची गई, किसी का घर कैसा है, शीश महल है। ये अब हमारे पत्रकार साथी भी और महत्वपूर्ण चैनल भी चलाने लगे हैं। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है, और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है, और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी, वो सांसदों को डरा के, धमका के बता रहे हैं। अब तो कोई गब्बर सिंह वाला भी ऐड आ गया है कि समाजवादी पार्टी अकेली बची है जो अभी नहीं टूटी है। तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं जिसको दगा ना दिया हो। संविधान को भी दगा दिया है, मर्यादा को भी दगा दिया है, आस्था को भी दगा दिया है, श्रद्धा को भी दगा दिया है। और ये हमारे जो आदरणीय प्रमुख हरिशंकर सफरीवाला जो आए हैं, कौन सी जगह पर नहीं गए ये सोचिए। हर एक के दरवाजे गई हैं, हर एक से इन्होंने अपने लिए न्याय मांगा, अपना स्थान मांगा, अपना मंदिर मांगा। लेकिन सुना है कि वहां पर नए नए तरह के माफिया आकर के कब्जा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि प्रभु श्री राम के जो चढ़ावा को लेकर के चर्चा बनी है, वो सच्चाई और बाहर आएगी, सच्चाई जनता जानेगी, तब लोकतंत्र में निर्णय जनता लेगी। और हमें उम्मीद है कि इन्हें भी न्याय मिलेगा जो आज हमारे बीच, हमारे आपके सामने आए हैं। इसी के साथ साथ इंडिया जापान ज्वाइंट इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने एआई, रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे यह साझेदारी भविष्यवादी और असीमित होगी। उन्होंने कहा है कि मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं। आइए हम इस आशावादी और भरोसे से भरी साझेदारी को अधिक मजबूत करें। एआई, डिफेंस, हेल्थ
जैसे अनेक विषयों पर एग्रीमेंट किए, जिससे यह पार्टनरशिप फ्यूचरिस्टिक और लिमिटलेस बन जाएगी। हमारी सरकारों के बीच स्ट्रेटेजिक सिनर्जी है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात क्लैरिटी है। अब इसे आउटकम्स में बदलने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। फ्रेंड्स, आप सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि अगले एक दशक में जापान से भारत में निवेश 10 ट्रिलियन येन के टारगेट को भी पार करे और भारत में जापानी कंपनीज की संख्या भी 10 वर्ष में डबल हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आपके समक्ष एक विजन रखना चाहता हूं। मैं एक ऐसा विश्व देखता हूं जहां जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का मार्केट पोटेंशियल मिलकर सेमीकंडक्टर, फार्मा और क्रिटिकल मिनरल्स में दुनिया को रिजिलियंट सप्लाई चेन प्रस्तुत करे दे। जहां जापान का कैपिटल और भारत की एम्बिशन मिलकर शिप बिल्डिंग, मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी में नई ग्लोबल लीडरशिप तैयार करे, जहां भारत और जापान के स्टार्टअप से एआई, क्वांटम और बायोटेक में विश्व के नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशंस आए और एरोस्पेस और डिफेंस में अभूतपूर्व सहयोग से हम ग्लोबल सिक्योरिटी में योगदान मजबूत करें। फ्रेंड्स, आइए ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म से भरी इस साझेदारी से म्यूचुअल ग्रोथ और ग्लोबल गुड का मार्ग प्रशस्त करें। जैसे टोयोटा वाले कहते हैं, आइए मिलकर लेट अस गो प्लेसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले साल भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही थी। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं। आज मैंने और जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी साझेदारी को अति गतिशीलता और गहरा करने का निर्णय लिया है। When the going gets tough, the tough get going. भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कुछ ही महीने पहले हमने टैक्सेशन, गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए। हम हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव दे रहे हैं, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी पीएमओ का दफ्तर
एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें पीएमओ के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आज प्राइम मिनिस्टर ताकाइची और मैंने अपने साझेदारी को और भी गतिशील और गहरा करने का निर्णय लिया। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि टीएमसी तो भ्रष्टाचार की पार्टी है, कटमनी की पार्टी है, इसलिए सत्ता से बाहर होने के बाद टीएमसी पार्टी में गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। टीएमसी की जो हालत है बहुत गंभीर है और यह पार्टी भविष्य में नहीं रहेगी। टीएमसी तो करप्शन का पार्टी है, वो सारी चोर का काटमानी का पार्टी है, इसलिए ये सत्ता से बाहर होने के बाद ये तो अंदर का मामला गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। इसलिए उनका अपन जो टक्कर आ रहा है तो ये तो होने वाला ही था, पहले से ही मैं बोल दिया। तो ये जो टीएमसी का हालत है बहुत गंभीर है। एक पार्टी बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा है कि एसआईटी को जितनी भी जांच करनी है वो जांच होनी चाहिए और पूरी सत्यता निकल कर सामने आनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि सभी को विश्वसनीयता का सवाल है। किसी ने फाइल की है तो उसमें तो कोर्ट संज्ञान लेगा जो लेगा, उसमें हम क्या कह सकते हैं। सर, इसी मामले में, डोनेशन मामले में एसआईटी जो है 5 साल का ऑडिट रिव्यू करेगी, उसके बाद अब सारे आगे कार्रवाई। ठीक है, एसआईटी को जितनी भी जांच करनी है उसमें सब जांच करनी चाहिए और सारी सत्यता निकल कर आनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि सभी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।